हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की। मैं बच्चों एक बार फिर से मैं आप सभी ज्योग्राफी के बच्चों का इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो हम लोग अभी ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस फर्स्ट बुक का लेसन 4 यानी पार्ट 4 या अध्याय 4 पढ़ रहे हैं ना। और लेसन का नाम क्या है बच्चों? मानव विकास। तो मानव विकास का हम लोगों ने भाग 1 भाग 2 पिछले दिनों पढ़ा है। आज हम लोग मानव विकास का भाग 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग 3 शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो भाग 2 में पिछले दिन पढ़ा था उसके बारे में एक बार दोहरा लेते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले भाग 2 में हम लोगों ने किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। तो पिछले जो भाग 2 था उसमें हम लोगों ने मानव विकास के बारे में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी। पहली महत्वपूर्ण हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी वो था मानव विकास के 4 स्तंभ, है ना। और ये 4 स्तंभ मानव विकास के क्या हैं बच्चों? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये 4 क्या हैं बच्चों? मानव विकास के स्तंभ हैं, है ना, जिसको हम लोगों ने भाग 2 में पढ़ा है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने भाग 2 में क्या पढ़ी थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, और वो है मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के उपागम भी 4 हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। कौन कौन से उपागम थे? पहला था आय का उपागम, दूसरा था कल्याण उपागम, और तीसरा था आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा उपागम क्या था? क्षमता उपागम। तो आपको याद आ गया होगा, है ना, कि हम लोगों ने भाग 2 में ये 2 चीज़ें बहुत जो मेन है, इम्पॉर्टेंट हैं, वो पढ़ी थी। तो आज हम लोग अपने इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और भाग 3 पढ़ेंगे। तो भाग 3 में हम लोग जो मेन पॉइंट पढ़ेंगे वो है पहला, मानव विकास का मापन। तो एक बार शुरू करने से पहले मानव विकास क्या है, किसको बोलते हैं मानव विकास, वो हम लोग देख लेते। तो मानव विकास क्या है बच्चों? तो मानव विकास ऐसा विकास जो विकल्पों में क्या, लोगों के विकल्पों में क्या करता है? वृद्धि करता है ना। और उनका जीवन कैसा बनाता है बच्चों? उनके जीवन में सुधार लाता है ना। तो मानव विकास का मतलब क्या है? जो लोगों के ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता। उसको हम क्या बोलते हैं? मानव विकास। तो मानव विकास का मापन ये क्या है? तो मानव विकास का मापन जो है वो मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है ना। किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। अब ये मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास के जो विविध आयाम हैं या क्षेत्र हैं, है ना, उनके मापन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित जो विभिन्न संकेतक हैं, है ना, उन्हीं संकेतकों को सूचकांक कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो निर्धारित विभिन्न संकेतक हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानव विकास के विभिन्न आयामों यानी क्षेत्रों को मापन करने के लिए किया जाता है। इन्हीं संकेतकों को क्या बोलते हैं? सूचकांक कहा जाता है। तो समझ में आ गया मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को आधार माना जाता है ना। और इन्हीं के आधार पर किसी देश का मानव विकास जो है वो क्या किया जाता है? उसको मापा जाता है कि वो उच्च विकास वाला देश है या निम्न विकास वाला देश है। तो मानव विकास के अंतर्गत जो 3 मुख्य बातें आती हैं जिनको आधार माना गया है मानव विकास मापने के लिए, वो है स्वास्थ्य। पहला क्या है? स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा क्या है बच्चों? संसाधनों तक पहुँच। तो ये 3 क्या है बच्चों? मानव विकास, है ना,
क्या है के आधार हैं। ठीक है, सूचकांक के अंतर्गत इन 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला क्या है बच्चों? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो सूचक है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है ना। स्वास्थ्य के लिए मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक क्या है बच्चों? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मैंने पिछले भाग में बताया था कि लोगों की जो औसत आयु होती है जीने की, उसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस सूचक को चुना गया है? पहला वो है जीवन प्रत्याशा, है ना। जीवन प्रत्याशा, अगर किसी देश में जीवन प्रत्याशा उच्चतर भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है। तो उच्चतर जो जीवन प्रत्याशा होता है उसका अर्थ होता है कि लोगों के पास क्या हो? अधिक लंबा यानी दीर्घ आयु, या जीने की जो आयु है वो, और अधिक स्वस्थ जीवन जीना के ज़्यादा अवसर। तो 2 चीज़ें हैं, है ना। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का मतलब है लोगों के पास क्या होना? अधिक लंबी या अधिक दीर्घ, है ना, और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर ही क्या कहलाता है बच्चों? उच्चतर जीवन। यानी वो उन देशों में उच्चतर जीवन प्रत्याशा होगी जहाँ लोग जो है लंबी आयु जीते हैं और जिनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत कैसा है? अधिक स्वस्थ जीवन हो, है ना। तो ऐसे देशों पर जो है वहाँ जीवन प्रत्याशा भी क्या होती बच्चों? उच्चतर मानी जाती है। ठीक है, तो उच्चतर जो स्वास्थ्य है इसका मूल्यांकन करने के लिए किसको सूचक माना गया है बच्चों? तो वो है आपका जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर कोई देश में उच्चतर जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लोगों का बहुत लंबी आयु हो और उनके जो जीवन कैसा हो? स्वस्थ जीवन हो, है ना। तो उसको हम बोलेंगे उच्चतर जीवन प्रत्याशा। दूसरा आधार क्या है बच्चों मानव विकास सूचकांक का? वो है शिक्षा। शिक्षा के मूल्यांकन के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर तथा विद्यालयों में समस्त नामांकित बच्चों की संख्या को आधार माना गया है। तो शिक्षा में 2 चीज़ों को आधार माना। पहला क्या है बच्चों? प्रौढ़ साक्षरता दर, है ना। प्रौढ़ साक्षरता दर जो आपके 50 साल से ऊपर के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं ना, तो उनके साक्षरता, उनको शिक्षित करना ही क्या है तुम्हारा बच्चों? प्रौढ़ साक्षरता दर कहलाता है। और विद्यालयों में जो नामांकित बच्चे हैं, है ना, उनकी संख्या, नामांकित बच्चे मतलब जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, है ना, जो स्कूल जाते हैं, जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की संख्या, इन 2 चीज़ों को शिक्षा का क्या माना गया है? आधार माना गया है। यानी मानव विकास सूचकांक में शिक्षा के अंतर्गत, यानी शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी देश का, है ना, वहाँ पर प्रौढ़ साक्षरता दर और नामांकित बच्चों की संख्या को आधार माना। अब तीसरा आधार क्या है मानव विकास सूचकांक का? वो है संसाधनों तक पहुँच। तो मानव की क्रय संसाधनों तक पहुँच का मतलब है कि मानव यानी लोगों की क्रय शक्ति, है ना, के आधार पर क्या किया जाता है? इसे मापा जाता है। क्रय शक्ति मतलब जो उनके उपभोग करने की जो शक्ति है, मतलब जो वस्तुएं वो खरीद सकते हैं, जो उनकी इनकम है और उस इनकम का वो किस तरह से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो संसाधनों तक पहुँच, है ना, मानव की क्रय शक्ति जो है के आधार पर इसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो स्वास्थ्य को किसके आधार पर मापा गया है? जीवन प्रत्याशा। शिक्षा को किस आधार पर मापा गया? प्रौढ़ साक्षरता दर। और विद्यालय में जो नामांकित बच्चे उनकी संख्या। और संसाधनों तक पहुँच को किसके आधार पर मापा गया है? तो वो है लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर। तो ये है बच्चों मानव विकास सूचकांक, है ना, के द्वारा
इन 3 चीज़ों के आधार पर जो है वो किसी भी देश का विकास जो है वो क्या किया जाता है, मापा जाता है या उसका मापन किया जाता है। तो किन 3 आधार? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग अभी जो हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच, ये 3 जो क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा मानव विकास सूचकांक में, तो इन तीनों क्षेत्रों यानी आयामों, इनको आयाम भी बोल सकते हैं ना, तो इन तीनों क्षेत्रों या आयामों को दिए गए अधिभार को इंग्लिश में वेटेज के नाम से वेटेज के नाम से जानते हैं, यानी इसको भाव भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो तीनों क्षेत्र हैं या जो तीनों आयाम हैं, इनको दिए गए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो दिए गए अधिभार यानी वेटेज का जो कुल योग कितना है बच्चों, वो है आपका 1 यानी 1 होता है। मानव विकास का सूचकांक मूल्य, ठीक है, 1 के जितना निकट होगा, यानी मानव विकास, किसी भी देश के मानव विकास का सूचकांक मूल्य इस 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास का स्तर वहाँ उतना ही क्या माना जाएगा, उच्च माना जाएगा, है ना। तो 1 के निकट जितना मानव विकास सूचकांक का मूल्य होगा, उतना ही वहाँ विकास का स्तर क्या होता है, उच्च माना जाता है, ठीक है। जैसे कि 0.983 मूल्य मानव विकास का जो है वो उच्च स्तर माना जाता है, जबकि 0.268 मूल्य जो है वो मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर जो है वो माना जाता है। तो इस तीनों क्षेत्रों का या आयामों में जो दिए गए अधिभार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को जो दिए गए अधिभार हैं या वेटेज हैं, इनका कुल योग जो है 1 होता है। और अगर किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य इस 1 के जितना निकट होगा, वहाँ का मानव विकास का स्तर उतना ही क्या होगा, उच्च माना जाएगा। और 1 से जितना कम होगा, वहाँ का मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न माना जाएगा। जैसे कि बच्चों 0.983 मूल्य जो है वो मानव विकास का उच्च स्तर है, जबकि 0.268 मूल्य जो है वो मानव विकास का निम्न स्तर जो है वो माना जाता है। अब आता है मानव विकास के मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक। तो मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या होता है बच्चों? तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यानी प्राप्ति मतलब उपलब्धियों का मापन करता है, ठीक है, कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र में क्या उपलब्धि हुई है। तो मानव विकास किसका मापन करता है? जो मानव विकास में प्राप्तियां हैं या जो उपलब्धियां हैं, उनका मापन करता है। मानव गरीबी सूचकांक क्या है? तो मानव गरीबी सूचकांक जो है, ये सूचकांक मानव विकास की कमी को मापता है ना, मानव विकास की कमी को मापता है। ये प्राप्तियों को मापता है, उपलब्धियों को मापता है, और ये कमी को मापता है। ये एक बिना आय वाला माप है, ये एक बिना आय वाला माप है। क्यों बिना आय वाला माप है? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए, है ना, 40 वर्ष की आयु तक जीवित ना रह पाने की संभाव्यता
प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चे, अल्प भार वाले बच्चे जिनका जो सामान्य भार है उससे जब कम उनका वेट होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्प भार। तो अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, ये सभी किस में गिने जाते हैं बच्चों? इस मानव गरीबी सूचकांक में। तो इसमें जो है आय किससे तुलना नहीं की गई है। इसमें ये देखा जाता है कि जो जीवित रहने वाले 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वालों की संभावना कितनी है, प्रौढ़ निरक्षरता दर कितनी है, स्वच्छ जल कितने लोगों को मिल पा रहा है, उनको स्वच्छ पानी मिलने वाले लोगों की संख्या क्या है, और वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनका वेट क्या है, वे ओवर वेट हैं या वेट उनका बहुत कम है। तो इनके आधार पर जो है वो मानव गरीबी, मानव विकास जो है वो उसकी क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो इसीलिए इसको बोला गया है बिना आय वाला माप, है ना। तो इसमें आय के आधार पर नहीं मानव विकास की को मापा जाता, बल्कि इनके आधार पर 40 वर्ष की आयु तक जीवित, निरक्षरता दर, स्वच्छ जल कितने लोगों को मिल रहा है, छोटे बच्चों का जो अल्प भार है, अल्प भार मतलब जो उनकी एज के हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए उससे वो अगर कम भार वाले हैं तो वो इनमें गिने जाते हैं। तो इन दोनों सूचकांक यानी मानव विकास के जो इन दोनों माप हैं, यानी ये दोनों सूचकांक हैं, इन दोनों का संयुक्त अवलोकन करने से, है ना, हमें किसी देश में मानव विकास की स्थिति का सही क्या होता है, ये चित्र प्रस्तुत। यानी इन दोनों के आधार पर हम किसी भी देश के मानव विकास की सही स्थिति क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। तो ये है बच्चों मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में प्राप्तियों का मापन होता है और इसमें गरीबी सूचकांक में जो है वो मानव विकास की कमी को मापता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, तो मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलना है वो भी बहुत रुचिकर है बच्चों। क्यों रुचिकर है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें एक बात ये भी है कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से संबंध नहीं है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब कैसे नहीं है ये हम लोग देखते हैं। प्रायः मानव विकास के संबंध में बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का कार्य अपेक्षाकृत क्या है बच्चों, अच्छा है। अभी हमने देखा ना कि जो देश का या प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, इसको हम लोगों ने देखा कि मानव विकास के संबंध में जो बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का कार्य जो है वो ज़्यादा क्या है बच्चों, बढ़िया है, बेहतर है, अच्छा है ना। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत जो निर्धन देश हैं यानी गरीब देश हैं, है ना, तो निर्धन राष्ट्र या गरीब जो देश हैं उनकी स्थिति जो है अपने पड़ोसी देश से जो धनी भी हैं, संपन्न भी हैं, उन पड़ोसी धनी और संपन्न देशों से अच्छी है। तो है ना कि देश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अभी हमने देखा कि जो बड़े देशों की तुलना में जो छोटे छोटे देश हैं उनका कार्य ज़्यादा बढ़िया है। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि जो निर्धन देश हैं या जो निर्धन राष्ट्र हैं उनकी स्थिति अपने पड़ोसी जो संपन्न या धनी देश हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है। इनको हम इन उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश होने के बावजूद, कौन से देश छोटी अर्थव्यवस्था वाले, श्रीलंका, ट्रिनिडाड, टोबैगो,
ये वो देश हैं बच्चों जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। ये छोटे देश हैं आकार में, विकास में, सब में, लेकिन इनका मानव विकास जो सूचकांक है वो भारत से भी क्या है, ऊंचा है। श्रीलंका भारत से कितना छोटा देश है, लेकिन मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भारत से भी ऊंचा है। ट्रिनिडैड और टोबैगो जो देश हैं ये भी भारत से बहुत छोटे देश हैं, लेकिन इनका जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से क्या है, ऊंचा है। यानी ये आकार में छोटे देश हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश से भी इनका मानव विकास सूचकांक क्या है बच्चों, अच्छा है, बढ़िया है, बेहतर है। इसी प्रकार बच्चों प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय कम होने वाले, प्रति व्यक्ति कम आय कम होने पर भी मानव विकास में केरल की स्थिति जो है पंजाब और गुजरात से ज़्यादा बढ़िया है। तो प्रति व्यक्ति आय केरल में क्या है, प्रति व्यक्ति आय केरल में क्या है बच्चों, कम है, लेकिन पंजाब और गुजरात जहाँ प्रति व्यक्ति आय अच्छी है उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। कौन सा राज्य हमारा, केरल। तो ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि देश या प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति आय में संबंध, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यानी जरूरी नहीं कि जो बड़ा देश है वो मानव विकास सूचकांक में भी उसकी स्थिति बेहतर होगी, या जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वो मानव विकास सूचकांक में उसकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। इसका विपरीत, इसका उदाहरण हम लोगों ने केरल को देखा ना, कि केरल जो है वहाँ आय, प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन पंजाब और हरियाणा से इसकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसी तरह श्रीलंका, ट्रिनिडैड, टोबैगो को हमने देखा कि ये छोटे देश हैं, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश से भी इनका मानव विकास सूचकांक जो है वो ऊंचा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय तुलना के आधार पर कि जो प्रदेशों का या देशों का आकार है और प्रति व्यक्ति आय है ना, इनका मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जरूरी नहीं कि जो बड़ा आकार वाला देश है वो मानव विकास सूचकांक में बेहतर हो, है ना, या जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है तो वो कम वाले आय से ज़्यादा बेहतर हो। तो ये उदाहरणों से हम इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण। तो अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर, यानी मूल्य के आधार, स्कोर यानी मूल्य भी बोल सकते हैं, आधार पर देशों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, दूसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, तीसरा है मध्यम विकास सूचकांक वाले देश, और चौथा है आपका निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, है ना। तो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर जो है बच्चों वो 0.8 से ऊपर है ना, वो आते हैं अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में, जिनका स्कोर यानी मूल्य कितना है बच्चों, 0.8 से ऊपर है। 2016 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में 51 देश क्या हैं, सम्मिलित हैं, है ना। इन देशों में सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा क्या हुआ है, निवेश हुआ है, इसलिए ये सब अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में आते हैं। ठीक है। अब आता है आपका, इसमें हम बुक से आपको एक तालिका दिखाते हैं जिसमें 10 दुनिया के सबसे सर्वोच्च उच्च मूल्य यानी सूचकांक वाले देश हैं। इसमें है नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जर्मनी, चौथा है सिंगापुर, पांचवा है डेनमार्क, फिर आपका है नीदरलैंड, फिर है उसके बाद
8वां है आयरलैंड, 9वां है आइसलैंड और 10वां है कनाडा। ये 10 देश जो हैं बच्चों वो सर्वोच्च उच्च मूल्य यानी सूचकांक वाले देशों में आते हैं। यानी जो आपका ये फर्स्ट कैटेगरी है इसमें ये 10 देश आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों, मानव विकास सूचकांक है। दूसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। इसके अंतर्गत 56 देशों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तीसरा है मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश। इसके अंतर्गत 39 देश आते हैं। और सबसे मध्यम आय वाले या मध्यम मानव विकास वाले सूचकांक वाले जो देश हैं इनका वर्ग जो है बहुत ही बड़ा है, विशाल है, और इसमें 39 देशों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से ज़्यादातर देश ऐसे हैं बच्चों जिनका विकास जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अवधि में हुआ है। तो ज़्यादातर देश इसमें ऐसे हैं जिनका विकास जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। जबकि कुछ अन्य देश ऐसे हैं जिनका विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, है ना। तो सोवियत संघ का जब 1990 में विघटन हुआ, मतलब ये कई छोटे छोटे देशों में बंट गया, तब कई सारे अन्य देशों का विकास जो है वो हुआ। तो ये आता है आपका उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। अब आता है आपका मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। चौथा है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इनमें ज़्यादातर देशों की संख्या है 41 के अंतर 41 देश सम्मिलित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश देश बहुत छोटे हैं, है ना। और ऐसे देश हैं बच्चों जो हमेशा राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, है ना, और जो सामाजिक अस्थिरता है, अकाल है या जो बीमारियां हैं, इन घटनाओं से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। तो इनमें ज़्यादातर छोटे छोटे देश हैं, 41 देश इसमें सम्मिलित हैं। और वो देश हैं जो ज़्यादातर राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, अकाल और बीमारी जैसी घटनाओं से क्या रहे हैं, प्रभावित रहे हैं। तो ये बच्चों आज का आपका इस लेसन का तीसरा भाग कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका ये चौथा लेसन भी फर्स्ट बुक का कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लेना बाद में, ठीक है, मैं आपको समझा दूँगी। थैंक यू बच्चों।